नमस्ते, साधुवाद और मंगल कामना। गुड मॉर्निंग। 1965 और 1947। 1965 सिंगापुर के स्वतंत्रता संग्राम का दौर और 1947 हमारे बाद 1965 के बाद सिंगापुर जब स्वतंत्रता हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तब से भारत का संबंध सिंगापुर के साथ व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कनेक्टिविटी टू जनसंपर्क रहा है। कनेक्टिविटी टू जनसंपर्क यानी पीपल टू पीपल। आज का टॉपिक हमारा यही है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार संबंध, ट्रेड संबंध और भारत सिंगापुर रिलेशंस। 1990 का दशक देखिए, 1990 का दशक देखिए तो उस दशक में सिंगापुर में लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी। फिर 1990 के दशक के बाद वहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे एग्रीमेंट ट्रेड पार्टनर भी कहा जा सकता है। आइए हम अभी आप अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और सिंगापुर 4 मुद्दों पे बहुत इम्पोर्टेंट बेस रखता है। मैंने अभी कहा है, व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक एंड ट्रेड कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, आर्थिक और व्यापारिक संबंध क्या है? आर्थिक और व्यापारिक संबंध भारत और सिंगापुर के क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सिंगापुर है वो आसियान के लिए, जो भारत के लिए आसियान का प्रवेश द्वार है। जो सिंगापुर है वो भारत के लिए आसियान का प्रवेश द्वार भी उसे कहा जाता है। तो हम अपने इस वीडियोस के इस टॉपिक के फर्स्ट यूनिट पे आते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। भारत के और सिंगापुर के व्यापार कैसी है? बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, जिसे हम CE भी कहना पसंद करेंगे, जो कि 2005 से लगभग बहुत तेजी से और सक्रिय बढ़ा है। बहुत तेजी से और सक्रिय बढ़ा है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे हम समझते भी है और जानते भी है, जो कि दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करता है। फिर और ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन में और एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है जो हर प्रतिवर्ष, हर साल में भारत और सिंगापुर के जो रिलेशंस है उसमें 30 से 40 अरब डॉलर का
लेन देन होता है 30 से 40 अरब डॉलर का। इसमें इंक्लूड है सर्विस सेक्टर, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य छोटी मोटी चीजें। जो पेट्रोलियम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सर्विस सेक्टर है। यदि मैं भारत की बात करूं, भारत के राज्यों की बात करूं, यदि मैं भारत की बात करूं और भारत के राज्यों की बात करूं, जो ये 30 से 40 अरब डॉलर का व्यापार होता है प्रति वर्ष, अगर एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रहा तो ये सोने पे सुहागा है। अगर एक गवर्नमेंट अंडर सेक्टर रहा तो ये सभी के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए सोने पे सुहागा है। पर यही अगर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर प्राइवेट हैंड होता है, किसी खाजगी व्यक्तियों के पास जाता है, किसी खाजगी कंपनियों के पास जाता है, तो जरूर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब उसका ही मालिकाना हक उस सेक्टर पे रहता है। सभी प्राइवेटाइजेशन बुरी नहीं होती, कोई कोई प्राइवेटाइजेशन सच में अच्छी होती है, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर। तो हम यही अपील करेंगे, जो कि हमें देश हित, राज्य हित, लोक हित और निसर्गिक हित में कदम बढ़ाना चाहिए, जो कि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ना होकर सर्विस सेक्टर हो और सरकार के अंडर सेक्टर हो। अभी हम आते हैं धार्मिक रिलेशंस। सिंगापुर भारत का प्रवेश द्वार है, आसियान का प्रवेश द्वार है, हिंद महासागर और दक्षिणी चीन महासागर को घनिष्ठ संबंध बनाता है, दृढ़ संबंध बनाता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है और साथ ही साथ रिलीजियस भी संबंध बनाता है। जो धार्मिक है, वाकई पूरा ये एशिया है, ये एशिया बुद्धिस्ट को डेफिनेशन करता है। बुद्धिस्ट को मैं नहीं कहना चाहूँगा, हाँ उसमें कुछ इंक्लूड है, पर बुद्ध का एशिया है। ज़्यादातर कंट्रीज बुद्धिस्ट ही है, बुद्धिस्ट को फॉलोज करते हैं। इसीलिए अगर एशिया खंड को कोई डिफाइन करता है तो बौद्धों का देशों का खंड है, ऐसी उसे डिफाइन की जाती है। सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े स्तूप है, पगोड़ा है, वहाँ पे ड्रैगन से बड़े बड़े कल्चर दिखाई देती है, बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देती है और उनका शासन ही ज्यादातर तौर पे बुद्ध के ही प्रिंसिपल से चलता है। जो कि हमारा रियलिटी देखे भारत की, तो बुद्ध जो है भारत में ही जन्मे थे, उन्हें भारत में ज्ञान प्राप्ति हुई और भारत में ही उन्होंने अपना प्रवचन दिया था, जो कि सारनाथ में है। इसलिए कभी कभार मेरे कानों में वो गूंज उठ चुकी थी कि सारनाथाचा जय जयकारो, बुद्ध गयेचा जय जयकार, तथागताचा जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। और यही बात दिमाग में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रिंसिपल ही गढ़ा दिया संविधान में, राज्य में डायरेक्ट
डायरेक्टिव तो स्टेट पॉलिसी कैसी हो, जो कि बुद्ध के ही बेसिक पे और उनके बताए हुए तत्व पे बेस है, जो कि फ्रीडम देता है टू कंसाइंस रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोरोगेशन प्रैक्टिस एंड प्रोफेशंस। ऐसी हमारा आर्टिकल 25 to 26 धर्म से रिलेटेड बताता है। फिर आता है हमारा थर्ड यूनिट है संस्कृति। थर्ड यूनिट है संस्कृति और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। संस्कृति और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी थी हमारी संस्कृति। देखिए, यहाँ पे सिंगापुर की बात की जाए और भारत की बात की जाए, सिंगापुर की बात की जाए और भारत की बात की जाए, तो हमारी जो संस्कृति है वो आपस में मिलती जुलती है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपस में मिलता जुलता है, कनेक्टिविटी टू कनेक्टिविटी है। जो सिंगापुर में ज्यादातर लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, वहाँ की एक राजभाषा तमिल भी है, और जो तमिल शब्द है हमारे महाराष्ट्र के दक्षिण भागों में भी बोली जाती है, कुछ श्रीलंकन भाषाओं में भी बोली जाती है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपस में मिलती जुलती हो। भारत में लगभग हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण दिया जाता है। बहुत से भागों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा है। वैसे सिंगापुर की अलग अलग भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण भाषा है तमिल। तमिल भी हो सकती है और कुछ अन्य भाषा भी महत्वपूर्ण हो सकती है। और जो मैं बेस ऑफ रिलीजियस पे आऊँ तो दोनों भी देश बुद्धिस्ट को बहुत अचीवमेंट करते हैं, पर दुर्दैव की बात यही है कि हमारे देश में बहुत से ऐसी घटनाएं हुई है कि कोई बौद्ध घोड़ी पर चढ़ता है शादी करने के वक्त, कभी कभी उसका विरोध हो जाता है और उस पे वाद विवाद हो जाता है, उसको मारपीट भी किया जाता है कि ये बुद्धिस्टों के। पर डिफाइनेशन में कहते हैं कि दलित यानी पिछड़ा कमजोर कोई भी हो सकता है उसमें। तो मैं सिंगापुर और भारत के रिलेशन के बीच में यही कहना चाहूंगा कि इस पहेली को ध्यान में रखें। प्लीज कैन डू नॉट द वायलेशन of Buddhist person if why of reason the reason is the person of its marriage convert on the female horse above of female horse. These situations can given to take attack some religious and Savarna people, anti-human people. I am requested to all Asia peoples, please taken about to government strictly action these incidents. अभी आइए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, जो कि है कनेक्टिविटी टू पीपल। कनेक्टिविटी टू पीपल, संपर्क टू पीपल टू पीपल, संपर्क टू पीपल। संपर्क कैसी हो? सिंगापुर और भारत लगभग 6.5 लाख लोग सिंगापुर में बसे हैं, और इस 6.5 लाख लोगों में अन्य अन्य धर्म के जाति के भी लोग रहते होंगे और रहते भी है। तो जो लोग रहते हैं, जो माइग्रेशन हुए हैं वहां पे,
जॉब्स करते हैं उनकी भी हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर एक कल्चरल के साथ साथ रिलीजियस भी कंट्रीज है। तो वहाँ का जो फंड है, पैसा है, शायद वो किस लोगों के पास ज्यादा आए, ज्यादा जाता है, हमें ये भी देखना चाहिए। बुद्धिस्ट कितने हैं, एसटीज कितने है, ओबीसी कितने है, और ओपन कैटेगरी के कितने से, ये भी हमें तय करना चाहिए। और वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक किसी ने तो भी बहुत बुद्धिस्टों ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी कि जापान लैंग्वेज सीखो, जापान में जाओ और वहां पे नौकरी पाओ और पैसा भी डेवलप करो। ये भी एक अच्छी पॉलिसी थी लोगों के लिए। जापान जो सीखते हैं उन्हें भी जापान में जाने का मौका मिल सकता है, जिसको भी जापान भाषा आए वो। कनेक्टिविटी टू पीपल 6.5 लाख लोग 6.5 लाख लोग भारतीय लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, जॉब करते होंगे और वहाँ पे स्थानांतरित होते होंगे।